हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। और हम हैं मास्टर सीरीज़ के डे 12 में और हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी थ्योरी। अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, है ना, नया नया स्वागत हुआ है, पहले तो उनका वेलकम है जी। तो दूसरी बात ये है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले 2 मिनट में बता दूंगी कि आपको इस वीडियो में रुकना है कि नहीं। तो ये 2 मिनट तो सुन ही लो, है ना। बाकी रुकना है नहीं रुकना है वो वाली बात भी हम बता देंगे। तीसरी बात ये है कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म। बहुत ही जो हमने डे 11 में कंटिन्यू करा था उसको और डीप डाइव करने वाले हैं। ठीक है। देखो, कोई रिकैप भी मैंने दे दिया है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था डे 11 में। बट द थिंग इज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अगले 2 मिनट में आपको बता दूंगी कि आपको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ के लिए हैं या नहीं। वैसे ये बहुत कम लोग बताते हैं, बातों में ज़्यादा उलझाते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूंगी क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। तो द थिंग इज़ कि मैंने डे 11 में जो हमारी साइकिल सेकंड स्टार्ट हुई है, सबसे पहली बात जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। उनके लिए क्यों नहीं है, मतलब है बट क्यों नहीं है वो भी बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, अब आपको नया नया ख्याल आ रहा है कि मुझे शुरू करनी है तैयारी, तो बच्चा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पहले फाउंडेशन सीरीज़ करनी है। प्रमोशन नहीं है, फ्री है। बस प्लेलिस्ट जाना, फाउंडेशन सीरीज़ करना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की कर लेना, आप मास्टर हो जाओगे। फिर चाहे आप साइकिल 2 से शुरू कर लेना। ये साइकिल हमने क्यों डिज़ाइन की है, ये जो आपको इतना बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है साइकिल 2 बिगिन्स, ये हमने क्यों डिज़ाइन की है। हमने इसीलिए डिज़ाइन की है कि बच्चा अगर एक साइकिल मिस कर दे तो दूसरी साइकिल से स्टार्ट कर पाए। मतलब साइकिल 1 को वो बैकलॉग में रखे, धीमे धीमे कवर करता रहे और साइकिल 2 को स्टार्ट कर पाए। समझ रहे हो, बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। थोड़ी तारीफ़ कर दो, चलो तारीफ़ बाद में। अब मैं आपको बताऊं आप यहाँ के लिए हैं या नहीं। अब क्योंकि साइकिल 2 मैंने स्टार्ट किया है, साइकिल 1 का जितना भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उसकी मैंने एक बोनस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दी आधे घंटे में, वो देख लेना जाके, जिसमें लिखा होगा टाइटल मिस 10 डेज। ठीक, चलो। अब जिनको रुकना है नहीं रुकना है वो ये बात जान लें कि अगर आपने डे 11 बिल्कुल भी नहीं देखा है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आप लिटरेरी थ्योरी की ABCD नहीं जानते हैं। तो अगर आपको टाइम वेस्ट करना हो तो आप डे 12 वाले में रह सकते हैं, आधी अधूरी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तब भी, समझ रहे हो मैं क्यों एम्फेसिस डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह का कंटेंट लेके आई हूँ, जिस तरह का आपको डीप डाइव गोथा लगवाने वाली हूँ समंदर में, उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें आनी चाहिए वो आती हों डे 12 में कंटिन्यू करने से पहले। तो 2 मिनट का मेरा वायदा पूरा हो गया। अगर आप डे 11 नहीं किए हैं तो ईमानदारी से डे 11 करिए जाके पहले, क्योंकि ना टाइम वेस्ट मुझे करना पसंद है, ना मैं चाहती हूँ कि आपका हो। ठीक, अब बहुत बातें हो गई, बहुत चर्चाएं हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डे 12 शुरू करूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं अरे कोई बात नहीं देख लेते हैं, क्या ही पढ़ा देंगी ऐसा। तो मैं बता रही हूँ कि डे 11 में मैंने क्या ही पढ़ा दिया है ऐसा। तो डे 11 में हमने जैसे कि बेटा लिटरेरी थ्योरी स्टार्ट किया था, है ना। अभी मैं बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप मेरे रेगुलर बच्चे हो तो आप वो काम कर चुके होगे, है ना। और अगर जब मैं वो क्वेश्चन पूछूं तो अपनी पीठ थपथपा लेना कि या वेरी गुड। ठीक, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा बच्चों से कि उन्होंने ऐसा किया होगा, बट अगर किया है तो पहले से मैं तालियां बजा देती हूँ। ठीक है, तो डे 11 में हमने साइकिल 2 में लिटरेरी थ्योरी पढ़ी थी और अब हम बिल्कुल सीरियस मोड में जाने वाले हैं। अब आप मेरे से एक हंसी मजाक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब डे 11 में जैसे कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म जाना, फर्डिनेंड डी सॉसर जो इससे आप मेन फिगर हैं उनके बारे में जाना, उनकी चीज़ें जानी, और फिर हमने जाना कि स्ट्रक्चरलिज्म आया कैसे, उसकी पैदाइश कैसे हुई है। तो हमने जाना कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, वो एक तरीके का एक सिस्टम है ना, एक तरह का सिस्टम है प्रेजेंट मोमेंट को स्टडी की, लैंग्वेज को स्टडी करने का, है ना, जो बहुत ज़्यादा तालमेल लिंक रख रहा है मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी से।
इनके आइडियाज़ कहाँ से आए, वो आइडियाज़ कभी उन्होंने खुद बुक में लिखे या किसी ने कंपाइल किए, ये गहराइयाँ हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। ठीक, इनके जितने भी वर्क थे, चाहे लिंग्विस्टिक साइन हो, मैं पूरा आपको दोबारा पढ़ाने वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ बता रही हूँ सिर्फ कि इनके जो लिंग्विस्टिक साइन थे, जिसमें इनका कहना था कि साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है, उसकी आर्बिट्रीनेस जो थी, एक्सेप्शन टू आर्बिट्रीनेस थी। लैंग वर्सेस पैरोल, जो सिस्टम वर्सेस यूज़ का था। लैंग क्या होता है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूँ, लैंग होता है लैंग यूज़ का एक सिस्टम, और पैरोल क्या होता है कि हाउ यू प्रोनाउंस इट, द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक, तो लैंग और पैरोल, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि आगे आएंगे। वैल्यू एंड डिफरेंस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, इतना याद रखना। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप मिक्स कर देते हैं ना, और फिर आपका रायता फैल जाता है, तो उस पर हम गौर फरमाते हैं। हम वैसा ही PYQ फोकस कंटेंट लाते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो, जो चीज़ें आपको PYQs में देखने को मिले। सिर्फ मजाक नहीं चल रहा है ना, समझ रहे हो? बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं दिख रही है तो क्या समझोगे कि हम कुछ करा नहीं रहे? हम बहुत कुछ करा रहे हैं। अभी तुमको जब हम PYQ मैराथन कराएंगे ना, 50 ही दिन के अंदर कराएंगे, जो सब कराएंगे उसमें मज़ा आएगा। ठीक है, अभी तो हम बस गेम शुरू हुआ है। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक कंसिस्टेंसी। मुझे मालूम है कि मेरे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और चीज़ों की वजह से लेक्चर अपलोड टाइमली नहीं हो रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना बेस्ट ट्राई करके अपना बेस्ट दें। और जो मैं आपसे कह रही थी कि सवाल अभी पूछूंगी, पहले ये देख लो, नई चीज़ शुरू करने से पहले पूछूंगी, ठीक है? चलो, जैसे इनका कहना है, इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। ये ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखा, ये किसका है, रिलेशनल वैल्यू क्या होती है, कलर एग्जाम्पल क्या है ना। फ्रॉम सेसियो टू लिटरेरी स्ट्रक्चरलिज्म, जो लीप आया है वो क्या है, उसमें कौन कौन लोग हैं, ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, इन्हीं सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन की फिगर के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब हम और जो लोग आए हैं, है ना, जो और लोग आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे जो फर्डिनेंड डी सॉसेर हैं, उन्होंने लिंग्विस्टिक को स्टडी किया, ठीक। तभी जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि इफ़ लैंग्वेज वर्क एज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, जो आप डिफरेंस वाला सिस्टम बता रहे थे साहब, तो इफ़ लैंग्वेज वर्क एज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, डू अदर कल्चरल फिनोमेना लाइक लिटरेचर, मैथ, फैशन, किनशिप ऑल्सो वर्क एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। कि फर्डिनेंड साहब से पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि हर चीज़ साइन के सिस्टम में बंधी हुई है, कि जो और चीज़ें हैं, चाहे लिटरेचर है, चाहे मैथ्स है, चाहे फैशन है, चाहे किनशिप है, ये सारी चीज़ें भी क्या बंधी हुई हैं, है ना। तो ये वाली बात जो पूछी गई, तो इन सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ में बाइनरी अपोजिशन हमने देखा, बाइनरी अपोजिशन के साथ हमने आपको फ्लो चार्ट दिया था, सारी चीज़ें दी थी, सारी चीज़ें बताई थी, सिंक्रोनी, डाइक्रोनी। सिंक्रोनी क्या है, मतलब आई वॉन्ट टू समराइज इट इन अ वे कि आप, अगर कुछ बच्चे ज़िद पकड़ के यहाँ बैठ गए हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे तो मैम मुझे आता है, मैं तो यही वाला देखूँगी या यही वाला लेक्चर देखूँगा मैम, आप इसमें ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो ठीक है। तो सिंक्रोनी क्या होता है? सिंक्रोनी होता है नाउ मतलब टाइम से सिंक करते हुए एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और वहीं डाइक्रोनी क्या होता है? जो हिस्टोरिकल चेंज होता हुआ आया है वो। डाइक्रोनिक क्या है? ओल्ड लैंग्वेज मेथड है फिलोलॉजी का। और सिंक्रोनिक क्या है? फर्डिनेंड साहब का मेथड है। ये जो जॉन एलिया साहब को इतना पढ़ लिया है तो वो सब के आगे साहब लगाने की आदत हो गई है ना। तो इनकी खास बात क्या थी कि फर्डिनेंड साहब ने डाइक्रोनिक स्टडी को, जो ओल्ड फिलोलॉजी मेथड है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि अंडरस्टैंडिंग अ सिस्टम दैट इज लैंग रिक्वायर्स अ सिंक्रोनिक एनालिसिस फर्स्ट। कि जो चीज़ प्रेजेंट में है पहले उसे तो समझ लो, फिर उसके पास्ट में जाना। हाँ, आपकी किसी से दोस्ती हुई है तो उसका पहले प्रेजेंट तो देखो, प्रेजेंट को तो नोटिस करो।
बाद में पास्ट में जाना ना, आपके प्रेजेंट में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप बताइए, पास्ट को भी देखिए, ये मना नहीं कर रहे हैं कि मत देखिए, बस पहले प्रेजेंट पे तो फोकस करो। ये सारे जितने भी की पॉइंट्स आपके ज़रूरी थे, ये मैंने आपको सारे बता दिए थे। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें 10 मिनट में समराइज़ की, या कहे मैंने आपकी नज़र फिरवा दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इत्मीनान से 1 घंटे में पढ़ाई हैं। पढ़ लो जाके, 1 घंटा रील कम देख लेना, और साथ में इसके क्वेश्चंस भी दिए थे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। रोज़ मैं क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, समझ रहे हो। रोज़ अब मैं क्विज़ भी दूंगी, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। बस आपको करना क्या है, आपको जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से, और फिर देखनी है अपनी परफॉर्मेंस। मैं भी देखूंगी आपकी परफॉर्मेंस। और जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रही हूँ 240 स्टूडेंट्स की, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा, तो मैं जो भी बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे वो मुझे कहाँ से पता लगेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से पता लगेंगे, और कमेंट सेक्शन से पता लगेंगे कि मैं जो सवालात पूछ रही हूँ, जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, उसके आंसर कितने लोग कर रहे हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स मुझे दिख रहे होंगे, 240 की गिनती मैंने रखी है इनिशियली, तो उनके लिए पहली बात तो एक सरप्राइज़ गिफ्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ख़ास चीज़ें हैं जो मैंने सोची हुई हैं। तो if you want to be in the list of 240 serious aspirants, consistent aspirant, भले ही आप बिगनर है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोस्ट वेलकम। बस आपको ये वादा रखना है कि आप 50 दिन कंसिस्टेंट रह सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 दिन के बेसिस पे आपका नाम उसमें ऐड कर लूँगी, बट मैं पूरा हर चीज़ नोटिस कर रही हूँ। तो आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट रहना है थ्रू आउट। कि स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर ली थी हमने, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सारी चीज़ें हम अच्छे से देख रहे थे। जैसे मैंने मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म कराया था डिफरेंसेस, वैसे ही इसमें मैंने चीज़ें कराई हैं। अब कोई बच्चे इसको प्लीज़ मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म से या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म से कनेक्ट मत कर लेना, ठीक है। जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाला पार्ट है वो हमारा लेटर सेक्शन में आएगा, मतलब, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारा डे 12 में क्या आ रहा है। हमारी साइकिल जो सेकंड स्टार्ट हुई है उसके दूसरे दिन में क्या आ रहा है। अब आप कहेंगे डे 12 भी बोला, डे 2 भी बोला, तो कान में थोड़ी सफाई कराओ और जानो कि मैंने बोला डे 12 ऑफ मास्टर सीरीज, और जो हमारी नई साइकिल शुरू हुई है उसका दूसरा दिन आया समझ में। चलो, इसमें हम स्ट्रक्चरलिज्म जान रहे हैं, और पेपर 1 में हम लॉजिकल रीजनिंग करने वाले हैं। सेक्शन वाइज PYQs लेके आई हूँ मैं, एक बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली अप्रोच के साथ, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ है। तो पेपर 1 को भी हल्के में मत लेना, डेली आधा घंटा निकाल लेना, ठीक। चलो, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं, मतलब मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल हार्ड बाउंड ऐसे क्या कहते हैं, सीरियस टीचर की तरह आऊँ, पढ़ूँ, लेक्चर दूँ और चली जाऊँ। नहीं, आई वॉन्ट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब टोटली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नहीं, वो तो नहीं हो सकती ऐसे, 2 वे तो नहीं हो सकती ऐसे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट द थिंग इज आई वॉन्ट यू टू एंगेज इन द प्रोसेस, कि आपको पता ही नहीं लगे कि आधा घंटा हुआ है, कि 10 मिनट हुए हैं, कि 15 मिनट हुए हैं, आपको बोरियत ना लगे, है ना। आई वॉन्ट कि आप बस चीज़ को ऐसे सुनो, पर कहानी की तरह नहीं। ऐसा कथा नहीं चल रही है कि बैठे हैं, लास्ट में हम प्रसाद देंगी, वो हम खाएंगे, हमारा पूरा लेक्चर हमारे पेट में जाएगा, हमारे पूरा दिमाग में घुसा रहेगा, बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने वो सवाल पूछने जा रही हूँ जिसके लिए मैं कह रही थी अगर कर लिया है तो पीठ थपथपा लेना। वो सवाल ये है कि क्या आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, क्या आप एक पानी की बोतल लेके बैठे हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो वीडियो पॉज करो, लेके आओ और फिर बैठो, क्योंकि हम नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमें चाहिए आपको फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो, अब आपको लग रहा होगा आप क्या खा रही हैं, क्यों दिखाऊं मैं, क्यों बताऊं मैं, बता दूंगी, अभी बता दूंगी। द थिंग इज कि आप पहले ये जानो कि स्ट्रक्चरलिज्म हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बारे में हमने कोई रिकैप देख लिया,
कोई रिकैप मैं लाई तो 2 ही लाइन का था लिख के, बस मैंने सोचा कि आपको एक बार रूबरू करा दिया जाए चीज़ों से, क्योंकि कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनसे ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है ना। ये हो गया। अब हम जा रहे हैं एक साथ डीप डाइव करने, क्योंकि आते ही आते आपको एकदम थ्योरी आपके मुंह पे फेंक के मारी जाए तो आप भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे, लेट जाएंगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं आसान तरीके से, और हम बात करने जा रहे हैं रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की फिगर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, जिनके बारे में आप देखेंगे। अब आपको दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है ना? चलो ठीक है। तो रोलैंड बार्थ्स, जिनका टाइम पीरियड है 1950 टू 1980, अब दिख रहा है? ठीक है। 1950 टू 1980, ही इज़ अ फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट जो कहीं ना कहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एरा में भी दिख रहे हैं। इनका जो की वर्क है माइथोलॉजीज 1957 का, तो इसमें बार्थ्स ने क्या किया है, शोड हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक रेसलिंग, वाइन, कार्स, दिख रहा है ना ये लोग? ठीक है। बार्थ्स शो हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट रेसलिंग, वाइन, कार्स वर्क एज मिथ, कि ये सारी चीज़ें कैसे मिथ की तरह काम करती हैं। दे कैरी हिडन आइडियोलॉजिकल मैसेजेस, कल्चर नेचुरलाइजेस व्हाट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। इनका कहना था कि जो मिथ होता है वो सेकंड ऑर्डर का सिग्निफिकेशन होता है, लाइक वाइन है या कार्स हैं या रेसलिंग है, वो आपको लगता है कि अरे ये क्या है, मतलब लोगों को पसंद होती है करना, उससे उनको डोपामीन भी मिल रहा है, या है ना, उनको एक तरह का उत्साह भी मिल रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो उनका कहना था कि जो भी हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक मिथ की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल मैसेजेस छुपे होते हैं। वो हमें बता दिया जाता है कि इसका काम ऐसा ही होगा, ये करोगे तो इसका आफ्टर इफेक्ट यही होगा, है ना। तो कल्चर उसको नेचुरलाइज कर देता है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टेड। जो चीज़ कंस्ट्रक्ट, जैसे चाय पीने के बाद इंसान को लगता है कि अरे सर तो ठीक ही हो गया, है ना, तो दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड। वो क्या है, वो नेचुरलाइज कर दिया गया है। तो माइथोलॉजीज अगर नहीं पढ़ा है तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो कि मिथ वर्क कैसे करता है। मिथ ऐसे वर्क करता है कि जैसे अ रोज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो हम कह रहे हैं कि मिथ सेकेंड ऑर्डर सिग्निफिकेशन है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुलाब क्या है, एक फूल है ना, बिकम्स अ सिंबल ऑफ रोमांस, जो सेकेंड ऑर्डर का मिथ बन जाता है। द फॉर्म हाइड्स द कॉन्सेप्ट, मिथ depoliticizes history, makes ideology seem natural। ऐसी आइडियोलॉजी बना दी जाती है जो नेचुरल लगने लगती है, कि कोई किसी को गुलाब दे रहा है तो प्यार मोहब्बत इश्क ही है ना, ऐसे नहीं दे रहा है, दोस्त थोड़ी हो सकते हैं, दोस्त होते तो कोई और फूल देते। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, मिथ, और इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर सिग्निफिकेशन। मज़ा आ रही है? नहीं आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट डाउन कर दो कि हाँ मैम ऐसे ही, हाँ जोश, ऐसे ही आसान तरीके से हमें सारी चीज़ें पढ़ा दो। एक बार मुझे लिख के बताओ तो, मैं अलग अलग तरीके से अगर आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ चीज़ें, तो मुझे तो भी पता लगे कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और उतना मेरा बजट नहीं है कि मैं एडवर्टीज़मेंट करवाऊँ, अलग अलग फैन पेजेस बनवाऊँ, है ना, चीज़ें करवाऊँ। आप लोग बनाओ तो बात अलग है, बट इतना मेरा बजट नहीं है ना। बजट होता तो मैं हाथ में फ़ोन पकड़ के क्यों रिकॉर्ड कर रही होती, है ना। बजट होता तो मैं आपको ये जो इतनी लाइंस आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, मैं स्क्रीन पे क्यों नहीं हाथ से लिख के पढ़ा रही होती। तो मैं तो अपनी चीज़ों में एडजस्ट कर रही हूँ, और आई होप कि मेरे से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कंटेंट पहुँचे जिससे उनकी मदद हो पाए, है ना। तो अगर आप इसमें साथ देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने यारों दोस्तों को भी बता सकते हैं कि उन वाली मैम से पढ़ूँ, अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, चलो मजाक दूर की बात है, बात ये समझते हैं कि इन्होंने कहा माइथोलॉजीज़ में कि जो मिथ है वो सेकेंड ऑर्डर सिग्निफिकेशन है। और मिथ काम कैसे करता है, मिथ ऐसे काम करता है कि हमने जाना कि रोज़ को हम फ्लावर में कहते हैं, डैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, बट वो एक सिंबल बन जाता है रोमांस का, लव का, डैट इज़ सेकेंड ऑर्डर मिथ।
आ गया समझ में? मुझे लगता है अब तो आ ही गया होगा। ठीक, जो फॉर्म है वो हाइड कर रही है कॉन्सेप्ट को। मतलब जो फ्लावर है रोज़ का, वो क्या हाइड कर रहा है? लव के कॉन्सेप्ट को। तो मिथ क्या करता है? डीपॉलिटिसाइज करता है हिस्ट्री को और आइडियोलॉजी बनाता है जो नेचुरल लगने लगती है। अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा, इसके आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आ गया नहीं आ गया बताओ? इसी टाइम स्टेप के साथ मेरे को कमेंट डाउन करो, हाँ मैम आ गया। ठीक, मैम कह लो, दीदी कह लो, कुछ कह लो भाई, बस पढ़ लो। नैरेटोलॉजी, नैरेटोलॉजी क्या है? किसकी है ये? रोलैंड बार्थ्स की। मतलब इतनी खो जाओगे मेरी बातों में कि तुमको याद नहीं रहेगा कि मैं नैरेटोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मैथोलॉजीज पढ़ा रही हूँ, तो रोलैंड बार्थ्स की पढ़ा रही हूँ। याद रखो, इतना मत खो बातों में, कॉन्सेप्ट जोड़े रखो, है ना। नैरेटोलॉजी में क्या है कि इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स 1966 का वर्क है, जिसमें बताया गया है कि ऑल नैरेटिव शेयर आ कॉमन स्ट्रक्चर। जितने भी नैरेटिव होते हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर को। अच्छा ये बताओ, इतने कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये नहीं लिखा है? कौन इतना होशियार है जिनने अपनी कॉपी में ये नहीं लिखा कि मिथ जो है वो सेकेंड ऑर्डर का सिग्निफिकेशन है? साइड में फूल पत्ती डिज़ाइन सब बन जा रही होंगी, बट ये नहीं लिखोगे काम की बात। लिखो चलो। नैरेटोलॉजी हम क्या कह रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स 1966 का वर्क, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जितने भी नैरेटिव्स हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल हैं। क्या क्या लेवल हैं? फंक्शंस, एक्शंस कर और नरेशन। भैया सब नहीं हाईलाइट करना है, तुम ही पढ़ा दो, सब तुम ही पढ़ा दो। चलो इतना ही बताते हैं। पहले नैरेटोलॉजी में क्या है? 3 लेवल हैं, एक है फंक्शन, एक है एक्शन और तीसरा है नरेशन। पहली बात कि क्या एक्शन हो रहे हैं, दूसरी बात कि कैरेक्टर क्या है और तीसरी बात कि कहानी कैसे बताई जा रही है। ये 3 लेवल हैं नैरेटोलॉजी में, और इनका कहना है कि जितने भी नैरेटिव्स हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। क्या कॉमन स्ट्रक्चर होगा? कि उसमें फंक्शन होगा, एक्शन होगा और नरेशन होगा। क्या क्या होगा? जल्दी बोलो मेरे साथ। फंक्शन होगा, एक्शन होगा, नरेशन होगा। दिमाग खोल के बैठो मेरे साथ। मैं इतनी सी बात में इतनी लंबी बात कह जाऊंगी, फिर सोचते रह जाना क्या बोला, इसलिए दिमाग खुला रखना बिल्कुल। 3 लेवल्स हमने देखी, फंक्शन, एक्शंस, नरेशन। फंक्शन, एक्शन, नरेशन, फंक्शन, एक्शन, नरेशन। याद हो गया? भूलोगे तो नहीं। क्यों मैंने इतना एम्फेसाइज़ किया? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं इतना एम्फेसाइज़ किया? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, चलो। अच्छा, किनको ये SZ समझ आ रहा है ये बताओ मुझे ज़रा। ये आई काम की बात, मुझे बताओ ज़रा। जो बच्चे आते हैं ना कि मैम हमको तो सब आता है, हम तो बस आपसे रिवीजन करना चाहते थे। तो अगर आपको रिवीजन करना है बेटा, तो आपने मेरा चैनल अगर देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ 15-15, 20-20 मिनट में भी निपटा दी, और कितनी इजी चीज़ मैंने आधे घंटे में भी कराई है। क्यों कराई है? क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक मेन होता है। अभी मैं नहीं बताऊंगी SZ, बताऊंगी इसी वीडियो में बताऊंगी, बट आप दिमाग लगाओ जरा। ठीक, ये क्या है? एनालिसिस ऑफ बेल्जिक सेरेसिन। बार्स डिवाइड टेक्स्ट इनटू लेक्सियास एंड आइडेंटिफाइज 5 कोड्स। जो बार्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो टेक्स्ट होता है उसको रीडिंग यूनिट्स में बांट दिया, लेक्सियास में, और 5 कोड आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से? हर्मेंटिक, प्रोएरेटिक, सेमिक, सिंबॉलिक और कल्चरल। अब आप ही तो ये सोच के डर गए होंगे, पता नहीं क्या है मैम, क्या है। हम हैं बताने को, हम सब बताएंगे, बस तसल्ली रखो। हमें मालूम है आपको कौन सी चीज़ कब बतानी है। इसी वीडियो में बताएंगे, ये वादा है हमारा। ठीक, चलो। जब तक सोचो SZ क्या होता है। ठीक, और जिसको मालूम है वो ईमानदारी से इसी टाइम स्टैम्प के साथ मेरे को कमेंट डाउन कर दो, दिल खुश हो जाएगा मेरा। ठीक, 5 कोड हमने बताए, उनके बारे में हम बात करेंगे, अभी करेंगे। उससे पहले मैं आपको चाहती हूँ इजी चीज़ पढ़ाना, है ना। अब बताओ ये कौन सी मैगज़ीन्स होती है? अननोन से नोन पे जाना या सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना, ये कौन सी मैगज़ीन्स में आता है? ये पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है? इतना ही बता दो मेरे को।
उलझाने को मैं कितना भी उलझा सकती हूँ बेटा, ठीक है, दिमाग खुले रखना। चलो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रीडरली एंड राइटरली, मतलब जो लिजिबल और स्क्रिप्टेबल टेक्स्ट होते हैं उनके बीच में ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक डिफरेंस पैदा करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं, है ना। ये अगला काम देखो, अभी तक आपको कितना समझ आया होगा मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिस हिसाब से समझा रही हूँ उसमें आपको क्या क्या समझ आया होगा। माइथोलॉजी समझ आ गया होगा गुलाब के फूल से, नैरेटोलॉजी भी समझ आ गया होगा कि 3 लेवल होते हैं और हर नैरेटिव एक कॉमन स्ट्रक्चर शेयर कर रहा होता है, ये भी आ गया होगा। SZ आपको मालूम ही नहीं है तो उसके जो 5 कोड हैं उसको भी आपने हवा में ले लिया कि ऐसे ऐसे नाम है, क्या ही होगा क्या ही होगा, कि उनने तो बोला ही है, बाद में पढ़ाएंगे, तो आपने वो हल्के में ले लिया होगा। डेथ ऑफ द ऑथर में पढ़ाने जा रही हूँ, आप डेथ ऑफ ऑथर में इतना समझ लीजिए कि उनका कहना है रोलैंड बार्थ्स का कि जब इंसान ने, जिस राइटर ने टेक्स्ट लिख दिया, पब्लिश करा दिया, बस वहीं से रीडर का जन्म हो जाएगा और ऑथर की डेथ हो जाएगी। मतलब ऑथर का रोल ख़त्म हो जाएगा और रीडर का रोल शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड बाय ऑथर्स इंटेंशन, की किसी टेक्स्ट का क्या मीनिंग हो रहा है ये ऑथर के इंटेंशन, ऑथर की लाइफ से रिलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो टेक्स्ट है उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उसका मीनिंग खुद प्रोड्यूस हो और रीडर उसको एक्टिवेट कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, अपना जो पढ़ रहा है अपने हिसाब से वो स्टोरी लाइन समझ पाए। दिस मार्क है शिफ्ट टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अभी जो हम इतना स्ट्रक्चर में चल रहे थे कि ये साइन सिग्निफायर, बस वहीं से, इसी बात से इनकी क्या हुई, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ रवानी शुरू हो गई। अगला जो है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973, प्लेजर मतलब कंफर्ट या प्लेजर वर्सेस जॉयसेंस, स्टेटस ब्लिस या डिसरप्शन। इनका कहना है कि जॉयसेंस चैलेंजेस द रीडर्स आइडेंटिटी, जो डिसरप्शन होगा वो चैलेंज करता है रीडर्स की आइडेंटिटी को। ठीक, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब जो हम कह रहे थे एस्टेड, है ना, इसमें 5 कोड बताए हैं मैंने। ये 5 कोड क्या होते हैं, ये 5 कोड होते हैं हर्मेंटिक, प्रोएरेटिक, सेमिक, सिंबॉलिक और कल्चरल। ठीक, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनको कौन कौन सा क्या क्या कहते हैं। ये सारी पेड क्लास वाली चीज़ें हैं जो आपको अगर मिल रही हैं तो आप इसको समझिए, याद करिए और खुश रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई प्रमोशन कर दो मेरा, नहीं, आई एम सेइंग कि तुमको चीज़ मिल रही है, तुमको अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसको समझो, करो और पढ़ो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। इस भरोसे मत बैठना कि 26 में दुनिया ख़त्म है, 26 में ही नौकरियां मिलनी है, मिल गई तो मिल गई, छूट गई तो छूट गई। ठीक, आया समझ में? चलो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हर्मेंटिक में क्या है। कि सबसे पहले समझो कि एस्टेड है क्या। एस्टेड एक ऐसे है, जो मैं आपको उलझा रही थी कि एस्टेड क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम है या नहीं मालूम है। ये क्या है, ये एक ऐसे है जिसको ट्रांसलेट किसने किया है, रिचर्ड मिलर ने, और इसका प्रीफेस किसने दिया है, रिचर्ड हॉवर्ड ने। जो चीज़ें बताती जा रही हूँ नोट करते जाओ, अगर तुम्हें सामने लिखी हुई नहीं दिख रही हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को कंडक्ट करता है, किसके थ्रू, ब्लेजेक नोवेला जो है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, जो मैंने अभी आपको यहाँ उलझाया, उसको एनालिसिस करके। ये जो ब्लेजेक सेरेसिन का जो है नोवेला, है ना, इसको 561 कितनी, 561 लेक्सियास मतलब यूनिट्स में बांटा इन्होंने। एस्टेड क्या है, रोलैंड बार्थ्स का एक ऐसे है जिसमें उन्होंने इनके वर्क को, ब्लेजेक्स के सेरेसन वर्क को, जो एक नोवेला है, उसको एनालाइज किया और उस टेक्स्ट को 561 यूनिट्स में बांट दिया। ठीक, उन्होंने कहा कि इसको पढ़ के, इन चीज़ों करके कोई भी एक सिंगल रीडिंग और इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया
5 कोड में, ठीक। 5 कोड के साथ साथ उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें राइटरली हैं और कौन सी रीडरली हैं। रीडरली का मतलब है लिजिबल है और राइटरली का मतलब है स्क्रिप्टेबल है, ठीक। 5 कोड्स इन्होंने बताए हैं। 5 कोड्स इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीनिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये भी समझ लेना कि कौन सी चीज़ क्या मतलब रख रही है। तो जो हर्मेंटिक हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, उसको हम और क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं एनिग्मा कोड, जो क्रिएट करता है मिस्ट्री को, क्वेश्चन रेज करता है और आंसर्स डिले करता है। लाइक हु इज द मर्डरर इन अ डिटेक्टिव नॉवल। अब अगर आप डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे हैं और उसमें ये बात आ जाए कि हु इज द मर्डरर, तो आप लास्ट तक रुकेंगे ना। ये मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ना, एक क्वेश्चन रेज कर रहा है ना, आंसर डिले कर रहा है ना। वो मर्डरर बताने के चक्कर में पूरी एक स्टोरी निकाल देंगे, पूरे चैप्टर्स निकाल देंगे, समझ रहे हो? डैट इज हर्मेंटिक। ये क्या है? ये 5 कोड काय के लिए हैं? दिमाग खोलो, ये 5 कोड काय के लिए हैं? 5 कोड इसलिए हैं कि कैसे टेक्स्ट का मीनिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो जो हर्मेंटिक हैं वो क्या है? एनिग्मा कोड कहते हैं। ये मिस्ट्री क्रिएट करता है, क्वेश्चन रेज करता है और आंसर डिलेज करता है। लाइक एग्जाम्पल वी हैव हु इज़ द मर्डरर इन अ डिटेक्टिव नॉवल। अब बताओ, इतनी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको अगर एक टेबल में सजा के आपके सामने रख दिया जा रहा है तो आपको क्या चाहिए? प्रोएरेटिक क्या है? डैट इज एक्शन कोड, एक्ट। यहाँ हर दिख रहा है आपको? हर से याद कर लो कि वो क्या कर रही है? मिस्ट्री क्रिएट कर रही है, क्वेश्चन रेज कर रही है, आंसर डिले कर रही है ना। ऐसे याद कर लो, जैसे याद कर पाओ बस कर लो, ठीक है। प्रोएरेटिक डैट इज, इसमें एक्ट आ रहा है, ये एक्शन कोड है। एक्शन कोड का मतलब क्या है? कि सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, इवेंट्स दैट मूव प्लॉट फॉरवर्ड। ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्शंस का सीक्वेंस जो प्लॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। लाइक ही ओपन द डोर, वॉक इन, सेट डाउन। अब इन्होंने क्या किया? ऐसे सीक्वेंस बताया है जो प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है। लाइक उसने गेट खोला, वो चल के आया, उसने बैठ गया, उसने नहीं, वो बैठ गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है। और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है कि उसने गेट खोला, चल के आया और बैठ गया। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो क्या हो गया? एक्ट हो रहा है, प्रोएरेटिक है। सेमिक मतलब सेम यानी कि कॉनोटेशन कोड है, हिंट्स अबाउट कैरेक्टर। सेम क्या है? कॉनोटेशन कोड है, हिंट्स अबाउट कैरेक्टर। एटमॉस्फेयर थीम और कैरेक्टर के बारे में हिंट कर रहा है। लाइक डार्क आइज क्या शो कर रही है? मिस्ट्री या एविल। डैट इज सेमिक कॉनोटेशन कोड। सिंबॉलिक क्या है? जो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा हो। डीपर बाइनरी अपोजिशन बीनीथ द टेक्स्ट। बाइनरी अपोजिशन पढ़ाया है ना मैंने कल, कोल्ड वार्म, सिंपल कॉम्प्लेक्स, नोन अननोन। बाइनरी अपोजिशन पढ़ाया है ना मैंने, हाँ। अब इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ से मैं कह रही हूँ वहाँ से पढ़ लो। अब मैंने बोला डे 11 करके आओ, तो फिर भी कुछ भले मानुस बैठे होंगे बेचारे सीधे साधे बच्चे, इसलिए मैं कह रही थी। आया समझ में? साहबजादे, ठीक है। साहबजादी तो नहीं, राजकुमारी, ठीक है। सिंबॉलिक में क्या है? एंटीथीसिस कोड कहते हैं ऐसे। इसमें डीपर बाइनरी अपोजिशन विनीथ द मीनिंग। लाइक लाइफ, डेथ, मेल, फीमेल, ऐसे करके कि बाइनरी अपोजिशन है, दो का पेयर है और अपोजिशन है, एक दूसरे से अपोजिट है। डैट इज बाइनरी अपोजिशन। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, मैं चीज़ें दोबारा बता रही हूँ, बट आई वॉन्ट कि एक बार में बेस पूरा क्लियर कर रहा हूँ। क्यों बैठना है आपको इस इंतज़ार में कि दूसरा हर चीज़ दोबारा पढ़ा देगा? अगर दोबारा पढ़ाने पे आ गई तो बताओ कितना, एक लेक्चर 10-10 घंटे का लेने लगूँ मैं? बताओ, इतना तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। कल्चरल मतलब रेफरेंस। रेफ से क्या है? रेफरेंस। कल्चरल मतलब रेफरेंस या जीनोमिक्स कोड। अज्यूम शेयर कल्चरल नॉलेज। अब कल्चरल है तो कल्चरल नॉलेज तो शेयर कर ही रहा होगा ऑब्वियसली। मेंशनिंग ओडिपस अज्यूम्स रीडर नो द मिथ समझ में आ जाता है। जैसे गुलाब का फूल अगर मैंने मेंशन कर दिया तो इंसान लव समझ ही लेगा, है ना। तो वो वाली चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर देना जो कल्चरल एस्पेक्ट से
अज्यूम नॉलेज, जो कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अज्यूम कर लिया जाता है। लाइक ओडिपस कहीं पे हो गया तो वो समझ लिया जाएगा कि अच्छा जो उसमें हुआ था काइंड ऑफ वैसी चीज़ें हुई हैं क्या इसमें। अब कुछ ऐसे महान लोग होंगे जिन्होंने ओडिपस नहीं पढ़ा होगा और उन्हें ये तक नहीं मालूम होगा कि ये वर्क किसका है। जिन जिनको मालूम है वो उन लोगों की शर्म दूर कर दें जो पूछ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक बार कमेंट डाउन कर दो कि ओडिपस वर्क किसका है और किस टाइप का इसका जॉनर क्या है। ठीक, मेमोरी ट्रिक मैं जो आपके लिए लाई हूँ वो है HPSSC दैट इज़ हार्डली प्लेजेंट स्टूडेंट्स स्किप कोर्सेस, दैट इज़ हर्मेंटिक, प्रियोरिटिक, सेमिक, सिम्बॉलिक, कल्चरल। वैसे मुझे लगता है कि आपको जितना नाम से बता दिया उतना आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगी कि अवॉइड करो ट्रिक, कि इतनी भी ट्रिक क्या याद कर लेने की, फिर ट्रिक याद करने के लिए अलग से ट्रिक याद करो, फिर आप लूप में फंस जाए। सो एस्केप द मैट्रिक्स। ओके, चलो। जो बीच बीच में आपको मेरी आवाज़ दूर जाती हुई लग रही है ना, अब क्या बताऊँ साहब, हो जाता है। चलो, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस 1908 to 2009। अब कुछ लोग कहेंगे अरे मैं इनके सामने पैदा हो गया था। अब कुछ लोग यही सोच ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, मुझे मालूम है। आई नो मैं ये मजाक क्यों कर रही हूँ कि मैं इतनी भारी भरकम चीज़ अभी आपको पढ़ा के आई हूँ, तो आई वॉन्ट कि आपका दिमाग में कुछ रिफ्रेशनेस आ जाए। फिर आपको क्या, आप आज बात बहुत कर रही हैं बेटा, इतना टाइम मेरे पे भी नहीं है जो मैं बात करूँगी। मैं बस चाहती हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। चलो, और आप समझने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा, रोलिन बात समझ में आ गए, नहीं आ गए, उनका नैरेटोलॉजी हो गया या माइथोलॉजीज हो गया, है ना। और अरे यार उन्होंने क्या क्या लिख दिया, माइथोलॉजीज लिख दिया, एस्टेड लिख दिया। एस्टेड क्या है, एक ऐसे था, है ना। अरे उसमें 561 टेक्स्ट उन्होंने डिवाइड कर दिए। काय में डिवाइड कर दिए, यूनिट्स में डिवाइड कर दिए, जिससे मीनिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था। कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, 5 कोड में कंस्ट्रक्ट हो रहा था। 5 कोड में कौन कौन से 5 कोड थे, अरे वही 5 कोड जिसकी ट्रिक बता रही थी मैम। और फिर हमने कहा था कि नहीं, आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि हमें ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कर रही थी मैं ये आपसे, टी शेयर कर रही थी, कुछ टी नहीं, जो मैंने पढ़ाया है वो शेयर कर रही थी। तो मेरी मजाक को मजाक ना लीजिए, मेरी हर बात में मजाक नहीं होगी। बातों में मजाक हो सकते हैं पर हर बात को मजाक नहीं समझिए। शेर व शायरियों को अलग करते हुए क्लॉड स्ट्रॉस को पढ़ लेते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड 1908-2009 यानी कि तब आप पैदा हो चुके थे। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी से मिथ एनालिसिस की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा था। इनका कोर आइडिया क्या था कि अप्लाइड सोर्सेस स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक टू एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथ। जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक था फर्डिनेंड साहब का क्या था कि साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड से मिलके बनता है, और वो लैंग पैरोल जो जितनी भी सारी चीज़ें थी ना लिंग्विस्टिक्स की, उसको इन्होंने अप्लाई कर दिया एंथ्रोपोलॉजी और मिथ में। मिथ किसका है, मिथ क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिग्निफिकेंस, उससे इन्होंने अप्लाई कर दिया। और इन्होंने कहा, इनका मानना था कि all myths across cultures have the same underlying structure। उनने 5 नैरेटिव स्ट्रक्चर, नैरेटोलॉजी में रोलैंड बार्थ्स ने बताया कि सबका एक सा स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन एक्शन और अभी पढ़ाया है मैंने, मैं अभी बताऊंगी तुम लोगों को, फंक्शन एक्शन और नरेशन। ठीक, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो जितने भी सारे मिथ्स होते हैं वो कल्चरल कल्चरल अप्रोच से अगर हम देखें, जितने भी सारे मिथ्स होते हैं वो सारे सेम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं, डैट इज़ यूनिवर्सल बाइनरी अपोजिशन। अब बाइनरी अपोजिशन क्या होता है, बाइनरी अपोजिशन जो मैं आपसे कह रही थी कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया है, वो आज डिटेल में मैं लेके आई हूँ। अच्छा, कल वाले बच्चों को मैं तसल्ली दे रही थी कि बच्चा अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने डे 11 शुरू किया है, नई साइकिल शुरू की है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा फीड करा रही हूँ। और अगली मज़ेदार चीज़ें मैं आपको कल बिरयानी बना के खिलाऊंगी। बिरयानी मतलब खूब
अच्छे से चीज़ें कल बताऊंगी, समझ रहे हो? तो उनको तसल्ली नहीं हुई होगी, उनको लगा होगा पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। अब आज जब मैं कह रही हूँ कि बच्चा जो मैंने कल फाउंडेशन पढ़ाई है वो कर लो, फिर उसके बाद ये गहराई में डूबना तब भी नहीं समझ में आ रहा। वही बात है ना कि सबके लिए हाथ से ज़रूरी है, जो संभल गया वो संभल गया समय रहते। तो आपके लिए इसलिए इंतला कर रही हूँ मैं कि आगे जो और क्लासेस होंगी ना, अगर उसमें मैं कहूँ कि बच्चा ये मैं पढ़ाऊँगी तो समझ लेना हाँ मैम पढ़ाएंगी, बस आपको क्या रखना है, कंसिस्टेंट रहना है सीरीज़ में, ठीक है? और बैकलॉग कंप्लीट करते रहना है अगर लेट शुरू की है, ठीक? बाइनरी अपोजिशन क्या था, जिसमें अपोजिट थे, और मैं ये अब थोड़ा स्पीड अप करने जा रही हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लें और अपनी आंखें खोल लें। अब पानी एक घूंट पी लें। पानी पीने के साथ साथ पेन कॉपी हाथ चलाने लगे, ठीक? अब हम स्पीड अप करने जा रहे हैं। बाइनरी अपोजिशन में हमने देखा कि अपोजिट चीज़ें जो थी डुओ में, वो एक दूसरे को अपोज कर रही थी। और बाइनरी क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो दो का पेयर रख रही थी। इससे सिंपल भाषा में मैं आपको क्या ही समझा सकती हूँ, आप सेकेंड क्लास के बच्चे नहीं हैं, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, है ना? बाइनरी अपोजिशन लाइक रॉक, कुक, नेचर, लाइफ, डेथ, सेक्टर, प्रोफेन या मेल फीमेल, ठीक? मिथ्स कैसे वर्क करते हैं? मिथ्स वर्क बाय मीडिएटिंग दीज अपोजिशन। इन अपोजिशंस को मीडिएट करते हुए मिथ वर्क करते हैं। ऑफरिंग symbolic resolution to contradictions human cannot resolve in रियल लाइफ। जितने भी जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है उनको एक सिंबॉलिक रेजोल्यूशन देते हैं जो ह्यूमंस रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं अपनी असल ज़िंदगी में। इनका कीवर्ड तुमको कौन कौन सा याद रखना है? ये याद रखना है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द रॉ एंड द कोक, ट्रस्टेज एंड द ट्रॉपीज, द सेवियस माइंड। इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब जो तुम लोग कूल बनते हो ना, देखो ये शब्द कब यूज़ हो रहे थे? मिथीम, माई थीम क्या है? माई थीम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मिथ, मतलब मिथ की भी सबसे छोटी यूनिट। एटम क्या होती है? एटम क्या होती है? एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। चलो भाई, आप कहोगे साइंस पढ़ाने लगी हैं, ऐसा थोड़ी होता है, बट इतना तो पता ही होगा ना। जैसे आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे मालूम होगा ना एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। चलो मेरे को बताओ, अब कुछ कहेंगे एटम कह रही है मैम, या सेल कह रही हैं, या न्यूक्लियस कह रही हैं? मुझे मालूम है बच्चे। चलो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं एटम पूछ रही हूँ। एटम बताओ मेरे को। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मिथ क्या है? माध्यम। लाइक सॉसर्स फोनीम इन लैंग्वेज। अब जिनको ये नहीं मालूम, आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक? इतना तो समझ ही लो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मिथ की। और ये अरेंज्ड होते हैं बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज होने का मतलब है कि डायक्रोनिक वे में, यानी कि स्टोरी लाइन में प्लेस है मिथ, तो वो हॉरिजॉन्टली है। मिथीम प्लेस्ड है तो वो हॉरिजॉन्टली है। वहीं अगर स्ट्रक्चरल रिलेशंस में है तो वो वर्टिकली है, डेट इज सिंक्रोनिक। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतना डीप में आता भी है क्या? इतना डीप में आया हुआ है, ये जितना कंटेंट है वो सारा पीवाई की फोकस है और सारा आया हुआ है, इसलिए दिमाग खोल के पढ़ लो। वो बात इसलिए है कि आपने 15-20-40 हज़ार रुपये खर्च नहीं किए हैं कोर्स पे, इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये आता भी है। यही आप 40 हज़ार कोर्स में खर्च करते और फिर भी ये नहीं पढ़ाया जाता, तब आपको पता लगता कि हम तो बन गए भैया। सोचो मैं अगर फ्री में आपको इतना डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, तो किसी दिन मैं अगर कोर्स ले आई तो क्या ही होगा। बट हाँ, मैं ये तो वादा करती हूँ कि अगर मैं कभी भी कोर्स लाई, है ना, तो अफोर्डेबल होगा, है ना? चलो 40 हज़ार का तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि इतना महंगा हम कोर्स खरीदेंगे, इतने में तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। मुझे मालूम है ना? चलो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, सबका अपना अपना पे रोल है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। आई वॉन्ट टू जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट, ऑन द थिंग्स दैट मैटर्स टू मी, ठीक?
मिथीम मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने बता दिया कि कैसे स्टोरी लाइन में डाइक्रोनिक और सिंक्रोनिक, इसलिए कल मैंने आपको इतना डीप में पढ़ाया था। अब मेरे से बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम डाइक्रोनिक बता दूँ, सिंक्रोनिक बता दूँ, क्योंकि लेक्चर शुरू होने से पहले भी शुरू के 10 मिनट में बताया मैंने, कल भी बताया और बार बार बताती हूँ, तब भी आपको नहीं समझना है तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं नहीं खेल सकती। ठीक, अब ज़्यादा है नहीं बताऊँगी, गूगल करो, कुछ करो, मैं नहीं बताऊँगी। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, रीडिंग अ मिथ स्ट्रक्चरली इज रीडिंग बोथ वेज साइमल्टेनियसली। अगर हम स्ट्रक्चरली किसी मिथ को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस दोनों तरीके से साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मिथीम समझ में आ गया। ओडिपस मिथ एनालिसिस क्या है? ओडिपस मिथ एनालिसिस ये है कि ही ब्रेक्स द ओडिपस स्टोरी इन द मिथीम्स एंड शोज इट mediate the opposition between orthogonous origin of men versus denial of it. The myth is not about the incest, it's about where human come from. myth ये नहीं है कि human, it's not about where human come from. ये इस बारे में है कि, अरे यार क्या बोलता है, एक मिनट रुकना बच्चों। एक तो कोई मुझे पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब करता है ना, तो मुझे गुस्सा आ जाती है, मुझे लगता है कि क्यों ऐसा किया। चलो बताती हूँ मैं। ओडिपस मिथ एनालिसिस क्या है कि इन्होंने जो ओडिपस की स्टोरी है उसको मिथीम्स में डिवाइड किया और बताया कि कैसे ये मीडिएट करता है ओरिजिन ऑफ मैन। ऑर्थोगेंटस ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से फॉर्म हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वर्सेस डिनाइल ऑफ इट, कि उस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। जैसे कि मैंने बाइनरी अपोजिशन बोला, वही लग रहा है। मिथ इस बारे में नहीं है कि मिथ इज़ नॉट अबाउट इंसेस्ट, ये इंसेस्ट के बारे में नहीं है, ये किसके बारे में है कि ह्यूमन आए कहाँ से हैं। ठीक, चलो। इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी थ्योरी, इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका लिटरेरी थ्योरी में? लेड टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फोक टेल्स की स्ट्रक्चरल एनालिसिस होने लगी। नैरेटिव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस बार्ड्स, किस को इन्फ्लुएंस किया? बार्ड्स को, जेनेट को, टॉडरॉक को। ठीक, अगली बात अगर हम करें तो हम व्लादिमीर प्रॉप की बात कर रहे हैं, 1895 टू 1970, जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं, और नैरेटोलॉजी इनका वर्क है। नैरेटोलॉजी अभी हम सब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि जो प्रॉप हैं उन्होंने एनालाइज किया है 100 रशियन फोक टेल्स को और पाया है कि ऑल ऑफ देम फॉलो द सेम नैरेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या नोटिस करने को कह रही हूँ मैं ये नोटिस करने को कह रही हूँ कि आप बार बार एक वर्ड पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई चीज़ को स्ट्रक्चर में रखना। तो ये काहे से रिलेटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, जिसको हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ रहे हैं, है ना, जिसको हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ रहे हैं। बट द थिंग इज कि हर कोई ये पता कर रहा है कि कौन सी चीज़ कौन सेम नैरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। आया समझ में? आ गया समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? बताओ। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा दिक्कत है। ठीक, प्रॉप एनालाइज्ड 100 रशियन फोकटेल्स। इन्होंने 100 रशियन फोकटेल्स को एनालाइज किया और पता किया, ये एनालाइज किया कि ऑल ऑफ देम फॉलो द सेम नैरेटिव स्ट्रक्चर, सब में सेम नैरेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है। और दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन नैरेटिव स्टडीज। इन्होंने 31 नैरेटिव, अभी तुमने क्या पढ़ा? मिथीम। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? 31 नैरेटिव्स और उनके फंक्शन क्या है। इन्होंने कहा कि फिक्स सीक्वेंस ऑफ 31 नैरेटिव फंक्शंस, नॉट ऑल नीड टू बी प्रेजेंट बट दोज प्रेजेंट ऑलवेज फॉलो द सेम ऑर्डर। उनका कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक जगह मौजूद हों, बट जो भी होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे, सेम सीक्वेंस में होंगे। लाइक abstention टू प्रोहिबिशन टू वायलेशन टू रिकग्निशंस टू विलेनी टू हीरो लीव्स होम एट्सेट्रा। मतलब कोई एक कहानी चल रही है ना कि पहले कोई नहीं था, फिर कोई आ गया, फिर उसको रोक दिया गया, फिर वायलेशन हुआ, फिर वो पहचाना गया, फिर विलन हुआ, फिर वो घर छोड़ दिया,
हीरो ने, है ना, ऐसे कोई एक सेम ऑर्डर चल रहा होगा। तो ऐसे 7 कैरेक्टर स्फीयर्स बताए इन्होंने, एक्टेंट्स बताए। पहला है द विलन, जो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा होगा। फिर है डिस्पैचर, जो हीरो को क्वेस्ट पे भेज रहा होगा। अब दिख रहा है, ठीक है। विलन होगा, फिर डिस्पैचर होगा जो हीरो को क्वेस्ट पे भेज रहा होगा, फिर हेल्पर होगा जो हीरो को हेल्प कर रहा होगा, फिर प्रिंसेस होगी जो किसी पर्सन या प्राइज के लिए अपना देख कर रही होगी, है ना। फादर होगा जो असाइन कर रहा होगा टास्क को, और या फिर हीरो को टेस्ट कर रहा होगा। फिर जो हीरो होगा वही मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह वर्क कर रहा होगा, लेकिन अनफेयरली जो फॉल्स हीरो होगा वो क्रेडिट ले लेगा। तो यही सारी नैरेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे, 7 कैरेक्टर स्फीयर्स देखने को मिल रहे थे, और 31 नैरेटिव देखने को मिल रही थी। मतलब 31 नैरेटिव फंक्शन एक फिक्स सीक्वेंस में दिख रहे थे कि ये होगा देन ये होगा, ये होगा देन ये होगा, ये होगा देन ये होगा। जैसे हम टीवी सीरियल्स में नहीं देखते हैं कि इनकी फैमिली हुई, फिर इनके बच्चे हुए, आगे चले, फिर अगले बच्चे हुए, फिर उनकी कहानी लव स्टोरी चली। वो मतलब वो फिक्स चीज़ें चल रही हैं। आ गया समझ में? यही था जो मैंने बताया, ठीक। नैरेटिव स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहा है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल। फोक टेल में यही हो रहा है। इसका की इंसाइट आपको क्या याद रखना है? इट इज़ द फंक्शन। फंक्शन मतलब एक्शन, जो मैं आपको 3 लेवल पढ़ा रही थी, फंक्शन, एक्शन, नरेशन, है ना। फंक्शन यानी कि एक्शन मैटर कर रहा है, नॉट हु परफॉर्म्स इट। फंक्शन मैटर कर रहा है, ना कि ये कि परफॉर्म कौन कर रहा है। द कैरेक्टर टाइप्स कैन चेंज बट देयर रोल इन द स्ट्रक्चर स्टे द सेम। दिस इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रक्चरलिज्म डीपली। ये जो मेन सेम स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, यही स्ट्रक्चरलिज्म की खासियत है, जो इसका नाम दे रही है स्ट्रक्चरलिज्म। हर एक एज को, अगर जैसे कि हमने जैसे एलिजाबेथन एज पढ़ा, नियो क्लासिकल पढ़ा, रेस्टोरेशन पढ़ा, है ना। अब आप कहेंगे मैम आप फिर से वही दिखाने जा रही हैं क्या? इट्स टाइम फॉर यस। ये वही टेबल है जो मैंने आपको हर एक वीडियो में दिखाई है, बस डे 11 को छोड़ के, क्योंकि बात डे 11 में भी दिखाई होगी फॉर श्योर। बात ये है, ये एक ऐसी मास्टर टेबल है जैसे मैंने डे 1 से डे 10 तक आपको सारे ये एक एक आपको डिटेल में पढ़ाए हैं कि कौन सी चीज़ में क्या था। तो आई वॉन्ट कि आप हर चीज़ को इतना ऐसे कनेक्ट करते हुए चलो कि आपका भला हो जाए, ठीक। इन्फ्लुएंस क्या है? इंस्पायर्ड बाय लेवी स्ट्रॉस, ग्रेमास, जिनका एक्टेंशियल मॉडल जो है कि कैसे एक्ट कर रहे हैं, और नैरेटोलॉजिस्ट लाइक जेनेट एंड टोड्रॉप। इतनी चीज़ें आ गई समझ में? चलो, टिजेविन टोड्रॉप की अगर मैं बात करूँ 1939 टू 2017, है ना, ये तो अभी जल्दी की ही बात है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी रिलेटेड है। इनका जो वर्क है ग्रामर डू डेकेमेरन, आई डोंट नो कि मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी, है ना। इनका क्या है? अप्लाइड लिंग्विस्टिक ग्रामर टू नैरेटिव। इन्होंने लिंग्विस्टिक ग्रामर को नैरेटिव में अप्लाई किया। जस्ट एज सेंटेंस हैव सब्जेक्ट, वर्ब्स ऑब्जेक्ट, स्टोरीज हैव कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब नाउन। जो ग्रामर वाला हम पार्ट पढ़ते हैं ना कि एक सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वैसे ही इनका कहना है कि जो हमारा नैरेटिव स्कीम होती है, नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी ग्रामर होती है। कैसे? कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एक्शंस हो रहे होते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं। आ गया समझ में? आ गया समझ में? हाँ, बस इतनी सी बात है, मैं आसानी से समझा रही हूँ ना, खुश हो जाओ यार। नैरेटिव इक्विलिब्रियम मॉडल क्या है? ऑल नैरेटिव फॉलो अ 5 पार्ट स्ट्रक्चर। क्या 5 पार्ट का स्ट्रक्चर होगा? वो ये होगा कि पहले इक्विलिब्रियम होगा, सारी चीज़ें शांत होंगी। इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, तो चीज़ें एक लेवल पे आते आते मिलके सब शांत एक लेवल पे आ गई, है ना। इक्विलिब्रियम होगा। फिर डिसरप्शन होगा। डिसरप्शन होगा मतलब सोचो इक्विलिब्रियम पे है, सब कुछ शांत है, फिर एकदम से धमाका हुआ। धमाका हुआ तो कोई ना कोई रिकग्नाइज हुआ तो रिपेयर अटेम्प्ट हुआ, नहीं वापस से आते हैं। और वो वापस के आने के चक्कर में क्या हो रहा है? एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट हो जा रहा है। मतलब स्टेबल स्टेट से उठ के हम एक प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, जहाँ से हमें अवेयरनेस मिलेगी, कोई ना कोई एक्शन करके फिर से हम एक न्यू स्टेबल स्टेट पे आ जाएंगे। आ गया समझ में? तुम सोचो, तुम्हें चीज़ें कितनी ईजिली समझाई जा रही हैं, और उसके बाद अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रही हूँ और तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, मैं इतना चीज़ें आप
आपके लिए कर रही हूँ, समझा रही हूँ। आई एम नॉट लाइक कि मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गिना रही हूँ, मैं आपको ये ऐसे अपना वो नहीं गिना रही हूँ कि देखो मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। इट्स माई चॉइस। मेरा मन होता है आपको पढ़ाने का, मेरा दिल करता है आपको समझाने का, चीज़ें एक आसान तरीके में आपके सामने प्रेजेंट करने का, तो वो तो मैं आपके सामने कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसे कराई जा रही है, कुछ आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप किसी चीज़ को रिटर्न में मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। वो भी क्या कि जो जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उनके पास आंसर दे दो मुझे। तो बताओ मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? बताओ, नहीं ना। चलो, तो फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि अब आप जवाब दोगे। मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे को गुस्सा आ गई तो फिर दिक्कत है ना। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट। अच्छी बात थोड़ी है ना, आप समझदार हो। चलो, आप सोच रहे हो कि अच्छा खासा ये इक्विलिब्रियम पढ़ा रही थी, कर रही थी, ये बता। अब सोचो, ये जो मैंने आपकी फटकार लगाई है, ये क्यों लगाई है बेटा? इस बात को समझाने के लिए। इस बात को क्या समझाया मैंने कि मैं बहुत एक शांतपूर्ण तरीके से आपको चीज़ें समझा रही थी, फिर एकदम मेरा गुस्सा फूटा तो उस पर मैंने अपनी बात रखी, और उस बात को रखे फिर मैंने वो आपको सांत्वना दी कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस अपनी बात रख रही हूँ, मैं ये वो फलाना ढमाका, मैंने अपनी बात बताई, वो रिपेयर अटेम्प्ट किया और मैंने एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट कर दिया। ये था हमारा नैरेटिव इक्विलिब्रियम मॉडल। आया समझ में? हाँ, क्या समझ में? देखिए कितनी कूल चीज़ें हैं। बस आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं आपको कनेक्ट करा दूँगी। समझ गए? तो फैंटास्टिक क्या है? फैंटास्टिक ये है 1970 का वर्क है जो डिफाइन कर रहा है जॉनरास ऑफ फैंटास्टिक एज अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन बिटवीन नेचुरल एंड सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। डरो मत, मैं हूँ बताने को। अब मैंने वो क्यों बोला डरो मत, समझो। फैंटास्टिक में क्या है, जॉनरास बताए जा रहे हैं फैंटास्टिक के एज अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन बिटवीन नेचुरल एंड सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। जब नेचुरल और सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन की जा रही है तो उसके बीच में जो हेजिटेशन थोड़ा सा आ रहा है ना, वो वाला जो जॉनरा है वो डिफाइन किया जा रहा है। इसमें 3 जोन हैं, अनकैनी, फैंटास्टिक और मार्वेलस। अनकैनी क्या है? जो नेचुरली आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, डैट इज़ अनकैनी। जो चीज़ें आपको नेचुरली समझाई जा रही हैं, डैट इज़ अनकैनी। हेजिटेशन क्या है? फैंटास्टिक। जो आपको सुपरनेचुरल और नेचुरल के बीच में मिल रहा है, डैट इज़ फैंटास्टिक हेजिटेशन। हेजिटेशन जो हो रही है, डैट इज़ हेजिटेशन, डैट इज़ फैंटास्टिक। अब एक चीज़ को मैं 5 बार बोल रही हूँ तो इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तुम बच्चे कॉपी में लिख रहे होगे। और अगर नहीं लिख रहे हो ना तो तुम जरा मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलो आके, जो मैंने नया चैनल बनाया है ना उस पर मिलो आके, सर्च करो जाके द डोज यू नीड। ठीक है? यूजीसी नेट वाला देख के करना, फिर कोई किसी और डोज में लेने चले जाओ। ठीक है? और नहीं तो मैं लिंक दे दूँगी, उससे चले जाना। ठीक? और वहाँ मिलना मेरे को, वहाँ मैं बात करती हूँ तुमसे। ठीक? 3 जोन बताए हैं, अनकैनी, फैंटास्टिक, मार्वेलस। अनकैनी के जो चीज़ें नेचुरली एक्सप्लेन की जा रही हैं, फैंटास्टिक डैट इज़ हेजिटेशन, एंड मार्वेलस इज सुपर नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो सुपर नेचुरली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं। ठीक? अगली चीज़ हम कहें कि ये जितनी हम ये नैरेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये टर्म इन्हीं ने कॉइन किया है, दैट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो इस बात को याद रखना, नैरेटोलॉजी क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर। किसने कॉइन किया है? किसने कॉइन किया है? अब नाम भूल गए होगे, मुझे मालूम है यार, ये देखो टॉडरोव ने कहा है। ठीक? इसमें जॉनरास ऑफ डिस्कोर्स क्या है? आर्ग्यूड नैरेटिव जॉनरास आर स्ट्रक्चर्ड नॉट थीम्स। वो थीम में नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में है। ठीक? अगली बात अगर हम करें, ये जो डिज़ाइन बनी है ये आपको दिखा रही है द डोज यूनिट, जो पीछे छुप गया है, कोई बात नहीं, आओ अगली बात समझते हैं। अगली बात ये है कि अब हम पढ़ रहे हैं ग्रैंड गेनेटिक। अब आपको लग रहा होगा मैम ये कितना लंबा लेक्चर होगा, हम तो बोर हो गए हैं। तो बेटा ये लिटरेरी थ्योरीज थोड़ी लंबी ही हैं, मैं चाहती हूँ आपको आराम से अच्छे तरीके से समझाना। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में कर दूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपको
क्योंकि पहले ना ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आता था। जितनी मैंने चीज़ें एनालाइज की हैं, PYQs और भी पेपर्स एनालाइज किए हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले ब्रिटिश लिटरेचर ज़्यादा आता था। फिर क्या हुआ कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक उन्होंने दे दिया अभी रिसेंटली दिसंबर वाले पेपर में खूब ज़्यादा, तो बच्चों के होश उड़ गए। अब जो बच्चे हमारे से जुड़े थे, जो नए नए थे, क्योंकि हमने नया नया तब अपलोड करना शुरू किया था, पता नहीं भगवान का इशारा था क्या था, जो भी था, तो हमने लिंग्विस्टिक का एक वन शॉट डाला था जिसमें हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब की बार लिंग्विस्टिक से आएगा। और सरस्वती माता बैठ गई हमारी जीप पे, ठीक है, और आ गया। और फिर मैंने बताया भी बच्चों को, बाद में भी बताया कि देखो मैं कह रही थी आएगा तो पढ़ लेना, है ना। ऐसे ही क्या है कि अभी मैं जितना एनालाइज कर पा रही हूँ जिस हिसाब से, तो मैं ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिंग्विस्टिक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर कोई ना अनएक्सपेक्टेड एरिया में छलांग लगाना चाहता है। हर कोई ये सोचता है, क्योंकि सिलेबस तो आपका वेल डिफाइंड है नहीं NTA की तरफ से, UGC की तरफ से, है ना। तो हर कोई छलांग लगाना चाहता है कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ पूछ लेंगे कि बच्चा तैयार ही नहीं होगा, है ना। तो क्या है कि अब बच्चे लिंग्विस्टिक बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने में लग जाएंगे। तब तक वो क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी में डीप में पूछ लेगा। वो यही पूछ लेगा कि 5 वो कौन कौन से जोन्स होते हैं, 3, है ना, या फिर 5 कोड क्या होते हैं। अब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें तो डिटेल में ही पढ़ानी है, तो वो तो मैं पढ़ाऊँगी, भले ही लेक्चर 2 घंटे का हो जाए, आई डोंट केयर। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे 10 मिनट के लेक्चर में ही थक जाते हैं। और सोचो मैं कितना आपको आसान तरीके से चीज़ें समझा रही हूँ, उसके बाद अगर आपको बोरियत लग रही है तो आई एम सॉरी, आप जाके अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, ठीक। अगली बात अगर हम कर रहे हैं तो ये भी नैरेटोलॉजी रिलेटेड, डिस्कोर्स एनालिसिस रिलेटेड इनका वर्क है। ये 1930 to 2018 है इनका जो नैरेटिव डिस्कोर्स। 1972 का वर्क है जिसमें फिगर्स 3 आपको देखने को मिल रहा है, ये इनका मास्टर वर्क है। और इन्होंने एनालाइज किया है प्राउस्ट इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, एनालाइज किया है प्राउस्ट का वर्क इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, ठीक। मैं हर चीज़ तो आपसे नहीं कह रही हूँ डिटेल में पढ़ो जाके, बट जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे पहले दिन से बोला है कि 50 दिन में जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, बस वो रोज़ की रोज़ पढ़ के रिवाइज़ करते रहना। रोज़ का रोज़ कर लो और वीकली एक बार जितना पढ़ाया गया है वो सारा कर लो। आपको PDF चाहिए, आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको ज़रूर दूँगी, ठीक। बट यू नीड टू बी अटेंटिव, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना अपनी तरफ से बल बुद्धि विद्या लगा रहे हैं, ठीक। 3 की डिस्टिंक्शंस इन्होंने क्या क्या दिए हैं, स्टोरी, डिस्कोर्स, नैरेटिव, नरेशन। ये क्या है, स्टोरी इन्हें कहा है हिस्टोरी, द एक्चुअल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। वहीं इन्होंने डिस्कोर्स या नैरेटिव को कहा है रिसीट, रिसीट इज ये कैसे बताए जा रहे हैं, कैसे रिसाइट किए जा रहे हैं, द वे इवेंट्स आर टोल्ड, हाउ इट इज टोल्ड। और नरेशन क्या है, द एक्ट ऑफ टेलिंग द नैरेटिव सिचुएशन, कि बता कौन रहा है, हु टेल्स इट। तो इन्होंने 3 डिस्टिंक्शन दिए हैं कि स्टोरी, देखो हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया है, अब आप भूल चुके होंगे, आपको का दिमाग घूम जा रहा होगा कि किसने क्या क्या दिया है, तो चिंता ना करें, एंड में हर बार की तरह मैं टेबल्स लाई हूँ। बट द थिंग इज़ कि अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर दिमाग रखो कि इन्होंने 3, इनका मास्टर वर्क क्या है, नैरेटिव, डिस्कोर्स, फिगर्स 3, ठीक। की डिस्टिंक्शंस क्या हैं, 3 इन्होंने की डिस्टिंक्शन दिए हैं, एक स्टोरी, एक डिस्कोर्स, एक नरेशन। डिस्कोर्स नैरेटिव क्या है कि कैसे रिसाइट की जा रही है चीज़, कैसे बताई जा रही है। स्टोरी क्या है कि क्या हैपन हो रहा है, क्या हो रहा है। नरेशन क्या है कि द एक्ट ऑफ टेलिंग नैरेटिव सिचुएशन, कि कौन बता रहा है, हु टेल्स इट, ठीक। चलो
अगली बात करें तो इन्होंने 5 कैटेगरीज दी हैं नैरेटिव एनालिसिस की। 5 कैटेगरीज क्या हैं? ऑर्डर, ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, मूड, वॉइस। 5 क्या है? नैरेटिव एनालिसिस की 5 कैटेगरी क्या दी हैं? ऑर्डर, ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, मूड, वॉइस। ऑर्डर क्या है? एनालिसिस यानी कि फ्लैशबैक की पहले जो जा रहे हैं, है ना, जो आपको फ्लैशबैक दिया जा रहा है, एनालिसिस। प्रोलेप्सिस क्या है? फ्लैश फॉरवर्ड में आगे की तरफ जो जा रहे हैं, और ये ज़्यादातर आपको मीडिया टाइप्स में देखने को मिलता है। ठीक, ऑर्डर क्या हो सकता है कि या तो पहले की बात हो रही होगी, या एकदम बहुत आगे की बात हो रही होगी, या बीच की बात हो रही होगी, ऐसे करके कोई ना कोई ऑर्डर होगा। अब इनको कहते क्या हैं? फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड तो सबको मालूम है, बट एनालिसिस और प्रोलेप्सिस मालूम होना चाहिए। समझ रहे हो? ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन इज समरी, सीन, एलिप्सिस, पॉज, स्ट्रेच। क्या समरी है, क्या सीन है, क्या एलिप्सिस है, क्या पॉज है, क्या स्ट्रेच है, ये सारा ड्यूरेशन में आ रहा है। वहीं फ्रिक्वेंसी में आ रहा है कि सिंगुलेटिव है या रिपीटेटिव है या आइटरेटिव है। सिंगुलेटिव मतलब एक बार बताई गई है या एक बार हुआ है। रिपीटेटिव क्या है कि बहुत बार बताई गई है और हुआ एक बार है। वहीं इटरेटिव है कि बताई एक बार गई है बट हुई बहुत बार है। एक बार वीडियो पॉज करके ये फ्रिक्वेंसी खुद से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। सिंगुलेटिव क्या है कि एक बार हुई है और एक ही बार बताई गई है। रिपीटेटिव क्या है कि हुई एक ही बार है बट बताई बहुत बार गई है। रिपीटेटिव मतलब रिपीटेटिव वे में बताई गई है बट हुई एक ही बार है। इटरेटिव क्या है कि एक बार बताई गई है और हुई बहुत बार है। ठीक, मूड क्या है? फोकलाइजेशन मतलब कौन देख रहा है। ज़ीरो दैट इज ओमनीसिएंट, इंटरनल कैरेक्टर का, एक्सटर्नल आउटसाइड। मूड। वॉइस क्या है कि हु नरेट, कौन नरेट कर रहा है। होमोडाइजेटिक यानी कि इनसाइड द स्टोरी, या हेट्रोडाइजेटिक या आउटसाइड द स्टोरी। जो बता रहा है वो स्टोरी में एज अ कैरेक्टर है, एज अ प्रोटैगनिस्ट है, उस स्टोरी के अंदर है या स्टोरी के बाहर है। ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये शब्द आपको PYQs में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जब आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप नोट करते चलिए। ठीक, और मैं इसका एक क्विज शेयर करूँगी, और वो क्विज मैं तब शेयर करूँगी, चलो मैं कोई कंडीशन नहीं रख रही हूँ बट मैं शेयर करूँगी, है ना। मैं ऐसा प्रॉमिस भी नहीं कर रही हूँ कि तुरंत आज की आज ही शेयर करूँगी, बट आई विल शेयर। आप जब तक जुड़ जाइएगा। पेलिम्सेस्ट क्या है? 1989 इसमें हमारा वर्ड कॉइन हुआ था ट्रांसटेक्चुअलिटी विद 5 टाइप्स। जो ट्रांसटेक्चुअलिटी होती है वो वर्ड कॉइंड हुआ था, और इसके 5 टाइप्स बताए थे। इंटरटेक्चुअलिटी, पैराटेक्चुअलिटी, मेटाटेक्चुअलिटी, हाइपरटेक्चुअलिटी और आर्किटेक्चुअलिटी। सबके बारे में हम बात करेंगे। तसल्ली रखना। ठीक, पैराटेक्स्ट क्या है? इसमें थ्रेशोल्ड एलिमेंट सराउंडिंग अ टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है। थ्रेशोल्ड मतलब जो टाइटल हो गया आपका, प्रीफेस हो गया, फुटनोट्स हो गया, कवर हो गया, ब्लर्ब हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, दी शेप रीडिंग बिफोर द टेक्स्ट बिगिन। टेक्स्ट के शुरू होने से जो आपको एक शेप में, एक प्रीफेस में चीज़ें दी जाती हैं, डैट इज थ्रेशोल्ड एलिमेंट्स। आगे समझ में आ गया? जैसे इंटरडिसिप्लिनरी पता है आपको? नहीं पता है, बताओ। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन्स एक साथ उसमें होना। लाइक आप अगर किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, तो अगर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें साइकोलॉजी भी ढूंढ लेंगे, हिस्ट्री भी ढूंढ लेंगे, सोशोलॉजी भी ढूंढ लेंगे, हो सकता है साइंस भी ढूंढ लें, है ना। ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें ढूंढ ही लेंगे। दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। वहीं अगर मैं बात कर रही हूँ जिसमें ट्रांसटेक्चुअलिटी आई है और 5 टेक्स्ट आए हैं, तो इंटरटेक्चुअलिटी भी उसी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंटरटेक्चुअलिटी क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट किसी ना टेक्स्ट को रेफरेंस आउट कर रहा होता है। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन्स एक ही जगह हमें देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही इंटरटेक्चुअलिटी में हमें अलग अलग टेक्स्ट रेफरेंस एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो बताओ। मुझे लगता है आ गया होगा ना। चलो अगली बात अगर हम करें पैराटेक्चुअलिटी, तो इसमें क्या है कि एक मेन टेक्स्ट और एक सराउंडिंग मटेरियल लाइक उसका फ्रेम हो गया, या और भी जो प्रेजेंट चीज़ें होती हैं, उनके बीच में जो
कनेक्शन होगा, दैट इज़ पैराटेक्चुअलिटी। आ गया समझ में? जो भी उनका कनेक्शन है, जो भी उनका रिलेशन है, दैट इज़ पैराटेक्चुअलिटी। एक मेन टेक्स्ट का और एक सराउंडिंग का, इनके बीच का कनेक्शन, दैट इज़ पैराटेक्चुअलिटी। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेटाटेक्चुअलिटी क्या होता है, तो मेटाटेक्चुअलिटी होता है कि अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट रेफर कर रहा होगा किसी भी फोर्थ वॉल को, है ना, और अपना एक, तुम कह सकते हो कि वो अपने ही नेचर पे कहीं ना कहीं कमेंट डाउन कर रहा होगा, क्रिटिक कर रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेटाटेक्चुअलिटी। आ गया समझ में? मेटाटेक्चुअलिटी, फोर्थ वॉल। अब मेरे को बताओ, मैंने कल पढ़ाया है यार, ऐसे बातें मत किया करो, ऐसे मत किया करो कि तुमको आता ही नहीं है, तुमको आता है, सब आता है मेरे बच्चे। अब हाइपरटेक्चुअलिटी क्या होता है? हाइपरटेक्चुअलिटी क्या होता है कि जो एक नॉन लीनियर इंटरकनेक्टेडनेस होती है ना, दैट इज़ हाइपरटेक्चुअलिटी, जहाँ पे हमें लेयर्स देखने को मिलती है, मीनिंग्स की लेयर्स देखने को मिलती है। मतलब एक सिंपल बात की आप 50 मीनिंग निकाल पा रहे हैं, डैट इज़ हाइपरटेक्चुअलिटी। अब आप ज़रा गेस कर सकते हैं क्या कि आर्किटेक्चुअलिटी क्या होता है? आर्किटेक्चुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ अ टेक्स्ट टू द जनरल कैटेगरी, जॉनरा या टाइप और डिस्कोर्स। किसी भी टेक्स्ट के डिस्कोर्स, जॉनरा, उससे जो डायरेक्ट लिंक हो रहा होगा, जो रिलेशनशिप होगी टेक्स्ट की उसकी जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी मतलब उसका क्या जॉनरा है, उसका क्या टाइप है ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या बता रही होंगी, वो बता रही होंगी आर्किटेक्चुअलिटी। पैराटेक्स्ट मैंने बता दिया, थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया, ये खा रही थी मैं। बताओ ये कौन सा सीड्स है? बताओ, ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा देख लो। अब बताओ ये कौन सा सीड्स हैं, इनके नाम बताओ मेरे को, यही बता दो भाई। गिर गया देखो। अब बताओ मेरे को कौन सा सीड्स हैं। अच्छा चलो, अगली बात को अगर हम करें फटाफट से, तो हम जानना चाह रहे हैं एजे ग्रीमास के बारे में, जो स्ट्रक्चरल सेमेंटिक्स और एक्टेंशियल मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। एक्टेंशियल मॉडल 1966 का, जो एक्सटेंडेड है प्रॉप्स के 7 कैरेक्टर टाइप्स एंड 6 एक्टेंट्स। अब क्या है, अभी हमने प्रॉप्स के 6 एक्टेंट्स देखे, नहीं देखे? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये हमने देखे एक्टेंट्स, 7 कैरेक्टर स्फीयर्स देखे, एक्टेंट्स देखे, बस उसी को एक्सटेंड किया गया है और उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आओ देखते हैं। इतना आगे नहीं जाना था पितर। एक्टेंशियल मॉडल हम क्या देख रहे हैं कि और जो 7 कैरेक्टर बताए गए हैं उनको और एक्सटेंड किया गया है 6 एक्टेंट्स में, जो कि उसके स्ट्रक्चरल रोल्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सेंडर टू रिसीवर, हेल्पर टू ओपोनेंट। तो ये 6 एक्सटेंट ऐड किए गए हैं। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में क्या है? डिज़ायर एक्सेस है, सेंडर टू रिसीवर में कम्युनिकेशन एक्सेस है, और हेल्पर टू ओपोनेंट में सपोर्ट एक्सेस है। अब याद कैसे करोगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी रिलेशन होगा, कोई रिलेशन होगा ना, रिलेशन मतलब कोई डिज़ायर एक्सेस होगी ना, वहीं सेंडर और रिसीवर अगर है तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन एक्सेस है। अगर मैं आपको बताऊं कि कम्युनिकेशन पेपर 1 फिर मैं इंटरकनेक्ट कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप फुल ऑन नंबर स्कोर कर सकते हैं, और पेपर 1 में 10 यूनिट हैं और 100 क्वेश्चन है, 100 कह रही हूँ 50 क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हैं इक्वल वेटेज होने के साथ साथ चीज़ें कैसे आ सकती हैं और आप नंबर पा सकते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन यूनिट मैंने 2 लेक्चर में आई थिंक कवर की है, तो जाके देख लेना, और इसी में डे आपको 5-6 में देखने को मिल सकता है, ठीक है, देख लेना। एक तो मैं दिन भर इतना पढ़ाती हूँ बच्चों को, ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, कि मेरे ही दिमाग में चीज़ें ऐसे वो होने लगती हैं। चलो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ तो मैंने डिज़ायर एक्सेस की बात कर ली है, सेंडर रिसीवर की बात कर रही हूँ तो कम्युनिकेशन एक्सेस की बात कर ली है, और हेल्पर और अपोनेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है तो सपोर्ट एक्सेस की बात हो गई। सीमियोटिक स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये लॉजिकल डायग्राम होता है जो शो करता है रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट, लाइक लाइफ और डेथ के बीच में एक लॉजिकल डायग्राम हो गया, नॉन लाइफ नॉन डेथ के बीच में हो गया। तो ये बता रहा है कि कैसे मीनिंग जनरेट किया जाता है थ्रू डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। आगे समझ में, मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ लिखोगे नहीं, हाथ बांध के बैठ गए, चुपचाप लिखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
कीवर्ड इनके क्या याद रखने हैं, स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स और ऑन मीनिंग। अगली बात अगर मैं करूँ तो जो मैंने आपसे कहा था वादा कि मैं टेबल्स लाई हूँ, ये देखो, द डोज यू नीड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया है तो किसके इंतज़ार में उलाला कर लो। मेजर स्ट्रक्चर्स जो हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा शानदार सी चीज़ें देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वाह क्या है ये, है ना। अगर मैं की थिंकर बात करूँ, की कॉन्सेप्ट बात करूँ, की वर्क और फोकस एरिया, सारी चीज़ें मैंने जितनी सारी चीज़ें समझाई वो सारी मैंने समराइज़ कर दी कि बच्चा टेबल खोले और समझ ले, पढ़ ले, सॉर्टेड, है ना। जो 240 बच्चों के मैं नाम लिख रही हूँ उसमें अगर आना है तो, और इससे भी बेहतरीन चीज़ें और प्यारी प्यारी चीज़ें चाहिए हैं तो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ बेटा, क्योंकि उसके बिना तो आपको ऐसे चीज़ें नहीं दी जाएंगी, है ना। और इतना मैं क्लियर कर दूँ कि जो मैं 240 बच्चे कह रही हूँ कि एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ, अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग कि मैं चाह रही हूँ कि आप दिखाओ फिर मैं आपको कुछ कोर्स बेचूँ, मैं आपको कोई पीडीएफ बेचूँ, ऐसा नहीं है। जो उनको दिया जाएगा वो एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो मैंने प्लान कर रखा है, और जो उनको वीकली तो नहीं, मतलब ऐसा वीक में 2-3 बार तो दिया ही जाएगा, है ना। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अब वो तब तक के लिए दिया जाएगा, मतलब रेगुलरली मिलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका। तो आपको देर नहीं करनी है। अगर आपको उस लिस्ट में शामिल होना है तो सिंपल सी बात है कि आपको बस एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है। डेट इज़ कि जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके आप आंसर्स कमेंट डाउन करें, जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं आंसर कमेंट डाउन करें, और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना के जेआरएफ पा सकते हैं। ठीक, अगर मैं करूँ फर्डिनेंड साहब की बात, जैसे कि मैं तो साहब ही कहती हूँ फर्डिनेंड साहब की, तो इनका लैंग पैरोल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या साइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है उसका कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इनका की वर्क हो गया, और फोकस एरिया इनका क्या रहा है, लिंग्विस्टिक। अब बताओ ऐसी चीज़ें मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत है नहीं ना, ये सब मैंने अभी पढ़ाया है ना। क्रॉप के 31 फंक्शन, 7 करेक्टर स्फीयर्स पढ़ाए हैं ना। बस टॉर्डरॉफ का जो नैरेटिव इक्विलिब्रियम है जहाँ, और फैंटास्टिक जहाँ पे हेजिटेशन है, ये सारी बातें मैंने की है ना। इक्विलिब्रियम की बात करते करते मैं आप पे भड़की थी ना, फिर मैंने बताया था ना कि न्यू इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, वही सारी चीज़ें। जेनेट हो गया, ग्रेमास हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। रीडरली और राइटरली टेक्स्ट का जो मैंने आपसे बार्स का ऐसे की बात की थी, उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें ये हैं। अगर मैं रीडर रोल की बात करूँ तो यहाँ पे रीडरली जो लिसेबल है उसमें रीडर एज अ पैसिव कंज्यूमर होगा, वहीं राइटरली में एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग होगा। मीनिंग की बात करूँ तो रीडरली में फिक्स्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वहीं पे राइटरली में ओपन होगा, प्लूरल होगा, अनस्टेबल होगा। वहीं स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो लीनियर कन्वेंशनल होगा, और जैसे हम रियलिस्ट नॉवल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमें लीनियर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं मॉडर्निस्ट टेक्स्ट की बात करूँ या फिर वेंगार्डे की बात करूँ तो उसमें हमें नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। और बार्थ्स का प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो उनका लेस प्रेफर्ड जो चॉइस थी वो थी रीडरली, और मोर प्रेफर्ड जो थी वो, और या मोर क्रिएटिव साइड जो मैं कहूँ तो वो थी राइटरली, क्योंकि उनका कहना था कि मीनिंग इंटरप्रेट होना चाहिए, ये नहीं कि जो फिक्स्ड मीनिंग राइटर ने बना दिया बस आप वही सोच के बैठ गए, नहीं। ठीक, डेप्थ ऑफ द ऑथर किसकी है, रोलिन बार्थ्स की। इनका कहना क्या है कि मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, किसी की एक की सोच से, एक के पर्सपेक्टिव से फिक्स नहीं होता है। ठीक, आ गया समझ में। अगली चीज़, इनका जो फोकलाइजेशन था, ज़ीरो फोकलाइजेशन, इंटरनल फोकलाइजेशन और एक्सटर्नल फोकलाइजेशन, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल के साथ पेश कर दिया है। अब तो आप समझ ही सकते हैं। फोकलाइजेशन को ये मत समझिए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इज़ अबाउट हु स्पीक्स, क्या कौन बोल रहा है ना। बट फोकलाइजेशन इस बारे में होता है कि कौन देख रहा है। इस क्रूशियल डिस्टिंक्शन को याद रखना। तुम देखो कि ये वही चीज़ें हैं जो 40,000 दे के खरीदी पढ़ी जाती हैं। अगर तुम्हें पढ़ाई जा रही है तो पढ़ लो शांति से,
ठीक, और जितना मैं बात कह रही हूँ उतना बात मान लो। इसकी रूट कहाँ से शुरू हुई थी? फर्डिनेंड साहब से शुरू हुई थी, जिन्होंने लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस बताया था। वहीं वो एलवी स्ट्रॉस तक गई, जहाँ उन्होंने मेथ, बाइनरी अपोजिशन, ये सारी चीज़ें बताई थी। गुलाब के फूल को रोमांस का सिंबल, लव का सिंबल, वही मिथ। फिर प्रॉप तक आ गई, जहाँ नैरेटिव के 31 फंक्शन देखने को मिले थे, और वो एक्सपेंड होते होते लिटरेरी थ्योरी में प्रॉप्स फंक्शन, ग्रामास, टोड्रो, जेनेट, ये सबसे गई। वहीं बार्ट्स की अगर हम जर्नी देखें स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के दौर में, तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो माइथोलॉजीज अपना वर्क 1957 में कल्चर एज अ मिथ बताया था, वो एक ऐसे एसजेड में आके उसके बाद डेथ ऑफ द ऑथर, जहाँ से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हो गई, और डेरिडा, फौकॉल्ट की आप कह सकते हैं आसपास उनकी चीज़ें होने लगी। कि बाइनरी अपोजिशन जो लेवी स्ट्रॉस मेथड में है, जहाँ पे दो बाइनरी अपोजिट चीज़ें देखते हैं, लाइक नेचर, कल्चर, रॉ, कुक्ड, सेल्फ, अदर, इसका सेक्रेट, प्रोफेन, लाइफ, डेथ, या फिर मेल फीमेल, ऐसे करके वो हैं। हाई ईल्ड पॉइंट्स क्या क्या हैं? कि बार्थ्स की डेथ ऑफ ऑथर आपको याद रखनी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़नी है। टोड्रोफ ने नैरेटोलॉजी वर्ड किया है, ये देख रहे हो लाल खून से क्यों लिखा गया है? इसीलिए ये लिखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर भी इतना लंबा भी नहीं हुआ है कि 4 घंटे का हुआ हो कि आपको उबासी आ रही है। 1.5 घंटे का लेक्चर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई समझ में? इन और उस समय पे तो बिल्कुल नहीं जहाँ आप सीरियस मोड में हो तैयारी करने के। खिलवाड़ करने के तो आप 5-5 मिनट के लेक्चर देखिए और नींद पूरी करिए, है ना। और कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ पूरी करिए, या किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी सीरीज़ पूरी करिए। क्योंकि पिक्चर आप कितनी भी बड़ी देख लीजिए, आपको लेक्चर 1.5 घंटे का बॉर्डर लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ानी ज़रूरी होती हैं, वो मैं पढ़ा के रहूँगी। आपका मन है पढ़िए, नहीं मन है मत पढ़िए। ये सारी चीज़ें क्या थी? ये इक्विलिब्रियम वाली कौन सी चीज़? अब मैं इक्विलिब्रियम इतनी बार पढ़ा दे रही हूँ कि आप मेरी डांट को भी मजाक समझ रहे होगे, बट इट्स नॉट जोक, आई एम सीरियस अबाउट इट। ठीक, प्रॉप्स के फंक्शन, ग्रामास के 6 एक्टेंट्स जो 3 पेयर में थे, सब्जेक्ट ऑर्डर जो बाद में ऐड हुए थे, ओडिपस मेथ। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बार्ट्स का प्लेजर ऑफ टेक्स्ट, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और रोलैंड बार्ट्स को प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि इस बार आने के बहुत चांसेस हैं ये चीज़ें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि PYQ प्रैक्टिस, जो कि मैं ईयर वाइज ही लेके आई हूँ, कोई अलग से नहीं लेके आई हूँ, खुद के बनाए हुए नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है तो, और मुझे लिस्ट भी बनानी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इनके आंसर कमेंट डाउन करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि जो एस्टेट ऐसे है उसमें कौन सा कोड रिस्पॉन्सिबल है सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ये जो कोड थे उनमें मैंने आपको क्या पढ़ाया नहीं है? अब ये 2023 में जो बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा उसके लिए कठिन चीज़ होगी, बट मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपको ये आसान लगना चाहिए, और आपको इसका आंसर देना है। इसकी ट्रिक भी बताई है, इसका कोड भी बताया है, इसकी सारी चीज़ें बताई हैं, जल्दी से बताओ। अकॉर्डिंग टू टोड्रो, द फैंटास्टिक ऑक्यूपाइज द जोन ऑफ। क्या आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं? जो अभी तक मैं आपको कीवर्ड्स पढ़ा रही थी, क्रिएटिंग सस्पेंस मिस्ट्री, मैं क्यों कह रही हूँ बार बार कि हमारा PYQ फोकस्ड कंटेंट है? क्योंकि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वही PYQ, उसमें डायरेक्ट कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, फालतू थ्योरी में पढ़ा ही नहीं रही हूँ। तो अभी भी अगर आज मेरी क्लास में नए बच्चे थे, नए बालक थे, तो अपने ऊपर दया कृपा करके स्टार्टिंग से ये मास्टर सीरीज़ पेपर 1, पेपर 2 और फाउंडेशन सीरीज़, इतनी चीज़ पक्की कर लो और आगे और मज़ा आने वाला है। ठीक है, इतना कर लो कि एक पेस में आ जाओ, सही से आ जाओ। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो कि आगे ज़िंदगी भर आराम में रहोगे। ठीक है, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। और जो बच्चे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, जिनकी बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, उनके लिए मैंने बहुत ही शानदार प्रोडक्टिव प्लानर्स बनाए हैं, मास्टर प्लानर्स। उसका लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें आपकी रिवीजन किट भी है, डेली किट भी है, जर्नल भी है, टू डू लिस्ट भी है, डेली प्लानर भी है, मंथली प्लानर, वीकली प्लानर, सब कुछ है, बस आपको जाना है, देखना है। टोड्रो का फैंटास्टिक ऑक्यूपाइज द जोन, ये आपको बताओ
फैंटेस्टिक देखते ही आपके दिमाग में क्या हेजिटेशन नहीं आया? और हेजिटेशन आया तो आपको इन 3 को पढ़ने की ज़रूरत थी? सीधा आपको ये टिक लगाना था। बताओ, कठिन है ये? 2022 में आया है। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये चीज़ें अभी आने की संभावना है बहुत ज़्यादा लिटरेरी थ्योरी, इसलिए मैं आपको डीप में पढ़ा रही हूँ। समझो तो बात को। नरेटरोलॉजी किसने टर्म को कॉइन किया है? बताओ जल्दी आंसर कमेंट डाउन करो। जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनाक्रोनी रिफर्स टू 2023 का। कमेंट डाउन करो। मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल कितने नरेटिव फंक्शंस हैं? बताओ। इतनी बार बताया है मैंने, जल्दी बताओ। अब आप बताओ, आपकी बारी है। बार्थ्स डिस्टिंक्शन बिटवीन लिजेबल एंड स्क्रिप्टेबल टेक्स्ट कोरस्पॉन्ड्स टू विच पेयर? बताओ। इन ग्रिमास एक्टेंशियल मॉडल विच पेयर ऑपरेट्स द डिज़ायर एक्सेस? अब ये भी डिज़ायर एक्सेस भी मैंने आपको कितना, ये देख रहे हो आप, कीवर्ड्स देख रहे हो? ये मैंने तो बनाए नहीं है। हाँ, नोट्स मैंने ज़रूर बनाए हैं, तो नोट्स में आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस लेवल की तैयारी करी गई है, किस लेवल का डिज़ाइन किया गया है। 8वां, देखो हमारा चैनल भले ही छोटा है बट कंटेंट में कोई कमी नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनकी मदद हो। तो एक ही तरीका है कि जितने बच्चे जुड़े हैं वो ईमानदारी से काम करते रहें, जो जैसे जैसे बताया जा रहा है। बाकी तो अच्छी चीज़ें जो होनी होंगी वो हो जाएंगी। ठीक, फिलहाल आपका काम करना ज़रूरी है। 8वें क्वेश्चन का आंसर दो। 9वें का दो। Which of the Janet's narrative categories deals with how often an event is narrated versus how often it occurs? बताओ। ये सब पढ़ाया है मैंने। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आप बना के लाई हो, क्योंकि ये आए हुए हैं। डेट ऑफ द ऑथर वर्ड्स आर्ग्यूज दैट मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय। आपको क्या लगा आंसर दिखाऊंगी? नहीं भाई, आपको आंसर कमेंट डाउन करना है। ठीक, अच्छा जाते जाते एक चीज़ और, एग्जामिनर स्ट्रेटेजी लेते जाओ कि बार्स के जो 5 कोड हैं जो पूछे जाते हैं, प्रॉप्स के जो नंबर हैं, मैं आपसे कह रही थी ना कि सारी चीज़ें एक जगह पे दूंगी, तो वो ये देख लो। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, एनालिप्सिस, प्रोलिप्सिस, फोकलाइजेशन, इन सब के अंतर क्या होते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है, ये ध्यान रखना। कौन सा वर्ड किसने कॉइन किया है ये याद रखना। रीडरली राइटरली का डिफरेंस याद रखना। ये फ्रेंच टर्म्स के द्वारा पूछा जाता है। रीडरली राइटरली नहीं, लिजेबल स्क्रिप्टेबल आता है और इसके एग्जाम्पल आते हैं। कॉमन ट्रैप्स ये होते हैं कि डेथ ऑफ द ऑथर को जो ऐसे है ना 1967 का, और एस्टेट जो 1970 का है, इसमें फ्लिप कर देता है एग्जामिनर और आप बैठे रह जाते हैं। इनके जो 7 कैरेक्टर टाइप्स हैं प्रॉप्स के, वो ग्रामास के 6 एक्टेंट्स के बराबर नहीं है, इनका डिफरेंस है। फोकलाइजेशन जो आपको बताया कि वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। फोकलाइजेशन का मतलब है कि कौन देख रहा है, वॉइस का मतलब है कि कौन बोल रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक बराबर नहीं है। बार्स बस दोनों के बीच में ब्रिज की तरह है, मतलब दोनों तरफ हैं, बट डेरिडा जो है वो पूरे प्योरली पोस्ट स्ट्रक्चरल है। इनमें आपको नहीं फंसना है, इन ट्रैप्स में। कोई रिवीजन अगर आप देखें तो 7 लाइन में हम आपको सारा सार दे दे रहे हैं। 7 लाइनों में सारा सार ये है कि बार्ट्स के जो 5 कोड हैं HPPSSC वो याद रखने हैं। ठीक है, प्रॉप की, ग्रामास की, लौट फिर के वही चीज़ें जितनी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं। माइथोलॉजीज, डेथ ऑफ द ऑथर, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट और पोस्टर स्ट्रक्चर, ये बार्ड्स का जो मूवमेंट मोशन है ये याद रखना है। उसी के साथ जैसे कि मैंने आपको पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन वाइज डीप डाइव कराऊंगी मैं, उसका भी लेक्चर अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी, वो आपको देखना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसमें मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ही लेके आई हूँ, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं ऐसे आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास मैंने ये डिज़ाइन की है। तो पेपर 1 की अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आ जाना, क्योंकि पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है। ठीक, आगे समझ। ओ सॉरी, मैंने आंसर दिखा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से क्वेश्चन के आंसर करिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और
इतना फीका फीका सी इन द नेक्स्ट क्लास नहीं करेंगे। हम आपको ये सारी चीज़ें देने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मेरी बात मानेंगे, बात समझेंगे, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। और जो भी चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ उनको मानिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी रहिए, है ना। और अगर आप इतना ये चीज़ें करते रहेंगे तो यकीन मानिए जो ये 50 दिन हैं ये आपके ज़िंदगी के बेहतरीन 50 दिन होने वाले हैं, जिसमें आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इतने मज़े मज़े में कि आपको लगेगा वाह मुझे तो ये भी आता है, समझ रहे हैं। तो बस इतना ही बात है। और अब तो सेटअप भी ख़राब ही होने वाला है, डे 12 हमारा पूरा हो गया। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से करना, कमेंट डाउन करना, एक्टिव रहना, और जो भी चीज़ें अच्छी लगी हों बुरी लगी हों वो भी अपना फीडबैक शेयर करना, क्योंकि हम आपके लिए हाजिर हैं नए नए तरीक़ों से, नई नई चीज़ें लाके। आपको हंसी मजाक वाला तरीका या सीरियस वाला तरीका, जो भी तरीका आपको जैसे भी चीज़ें समझ आ रही हूँ वैसे आप मेरे को बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उनको इम्प्लीमेंट करने की। मतलब इट्स नॉट लाइक कि अब आप मुझे सिखाओगे, बट इट्स लाइक कि हम लोग मिलके एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप उस टाइम पे फटकार से डरे नहीं होंगे, क्योंकि यू नो वी नो, है ना। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।